Assalamualaikum, Machwardari. Welcome to Psychic Learners Academy by Priya Baloch. We are starting with lesson 24, that is attitude चेंज। ठीक है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। इसमें हम एटीट्यूड चेंज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम डिस्क्राइब करेंगे कि कम्युनिकेशन और जो हमारी यानी कि जो हमारा कंटेंट है और जो हमारी ऑडियंस के जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह हमारे परसुएसिव मैसेज की इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। और हम सेंट्रल और पेरिफेरल रूट्स बताएंगे परसुएशन के, और उसका इफ़ेक्ट हमारी एटीट्यूड की जो स्ट्रेंथ है उसका क्या इफ़ेक्ट मतलब उस पर हम क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसे परसुएसिव बनाती हैं, उसकी परसुएशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके रेफरेंस में वो ये हैं कि फैक्ट्स वर्सेस विविड इमेजेस, फियर, ह्यूमर, और द यूज ऑफ वन साइडेड वर्सेस द यूज ऑफ टू साइडेड अरेंजमेंट्स एंड रेपिटेशन। ठीक है, तो ये सब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि ये हमारी मैसेज की परसुएशन को किस तरह ज़्यादा उसे परसुएसिव बनाती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फैक्ट्स वर्सेस विविडनेस इमेजेस। ठीक है, अब एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एविडेंस बेस्ड चीज़ें भी यूज़ करते हैं, कंटेंट यूज़ करते हैं, और विविड ग्राफिक इमेजेस को भी यूज़ करते हैं जब उन्होंने अपने व्यूअर्स को कन्विंस करना होता है। ठीक है, तो वो किस किस तरह जो है वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो एविडेंस बेस्ड जब मैसेज होता है तो उसका एग्जांपल इस तरह हम ले सकते हैं कि लास्ट ईयर मतलब इतने स्टूडेंट्स थे, 1100 स्टूडेंट्स थे जो ड्रग अब्यूज से मतलब उनकी डेथ हुई। ठीक है, अब हम अगर विविडनेस बेस्ड अपील देखें तो इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो हर कोई जो है वो ड्रग के यूज से नहीं मरता। ठीक है, तो ये जो है ये विविडनेस बेस्ड अपील है। इसमें हम ग्राफिक मैसेज यूज़ करेंगे और जो कि हमारे मतलब हमारा जो मैसेज है उसके बारे में, जो हमारा ग्राफिक मैसेज के फॉर्म में हम विविडनेस बेस्ड जितनी भी अपील्स होती हैं वो शो करते हैं। ठीक है, एविडेंस बेस्ड अपील्स जो होती हैं वो ज़्यादा परसुएसिव होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जब हम एविडेंस देते हैं, जब हमारे पास सोर्स कंफर्म होता है तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, ज़्यादा हमें ट्रस्ट फील होता है। तो एविडेंस बेस्ड जो अपील्स होती हैं वो ज़्यादा परसुएसिव होती हैं। हाउएवर जो एविडेंस है वो ज़्यादा परसुएसिव होता है। परसुएसिव एविडेंस तब होता है जब वो एक क्रेडिबल सोर्स से हो। क्रेडिबल सोर्स से हो मतलब कि वो एक मीनिंगफुल सोर्स से हो, वो सोर्स एक्चुअली में प्रेजेंट हो। जब उस सोर्स को देखा जाए तो वहाँ पर उनको वही इंफॉर्मेशन मिले, तो ऐसा एविडेंस ज़्यादा परसुएसिव होता है। ठीक है, अब जो मैसेज की परसुएशन की पावर है वो इस तरह भी इंक्रीज की जा सकती है कि अगर एविडेंस को हम विविड इमेजरी के साथ कंबाइन कर दें तो जो हमारी परसुएशन की पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो हमारे विविड इमेजेस हैं ठीक है, वो जो हमारी मेमोरी में इंफॉर्मेशन होती है ना उससे रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, विविडनेस को जो है वो कभी कभार हमारा जो मैसेज की परसुएशन होती है ना, या जो मैसेज की इफेक्टिवनेस होती है उसे कम भी कर देती है। ठीक है, विविडनेस इस पर जो है वो स्टडी की थी फेरी और ईगले ने 1993 में। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने विविड और नॉन विविड मैसेजेस दिखाए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ठीक है, दो कंडीशंस बनाई, एक में हाई अटेंशनल था और दूसरे में लो अटेंशनल। हाई इंटेंशनल में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने अटेंशन जो है वो देनी है कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को, और लो अटेंशन में उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, जस्ट एक्सीडेंटली प्रेजेंट किया। तो अब देखा गया कि जो हाई अटेंशनल कंडीशंस थी उसमें दोनों टेक्निक्स इफेक्टिव थी, यानी कि जो फैक्ट्स थे और जो विविड मैसेजेस थे, विविड इमेजेस थे, वो भी इफेक्टिव थे। जबकि जो नॉन विविड मैसेजेस थे, ठीक है, वो ज़्यादा परसुएसिव थे जब इंसिडेंटली प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो नॉन विविड मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अब जो विविड एलिमेंट होता है ना वो इंटरफेयर करता है
जो परसुएसिव मैसेज की जो जब हम उसको कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं ना, तो उसकी फुल कॉम्प्रीहेंशन में विविड एलिमेंट्स इंटरफेयर करते हैं। ये जो कॉग्निटिव बॉन्डरिंग ऑफ होती है, यानी कि जब भी हम किसी विविड एलिमेंट जो है ना, वो बिल्कुल हट के होता है, हमारा जो मैसेज का जो थीम होता है ना, उससे बिल्कुल हट कर होता है हमारा विविड एलिमेंट। ठीक है, तो वो जो इससे जो हमारी इंटरफेरेंस इस तरह होती है कि लोग जो हैं वो फिर जब अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो वो विविड एलिमेंट्स को ज़्यादा जल्दी अटेंशन दे लेते हैं इंस्टेड ऑफ द मैसेज, क्योंकि एक तो वो उस मैसेज से रिलेट भी नहीं कर रहे होते, और दूसरा वो ग्राफिक इमेजेस की फॉर्म में वो विविड एलिमेंट्स होते हैं, तो उन पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या फियर जो है वो परसुएशन को जो है वो अपील करती है, यानी कि परसुएशन इंक्रीज करती है। तो दो लेवर्स थे, मूविंग मतलब एक मूविंग मैन था इन ट्रस्ट और फियर। ठीक है, लीवर्स क्या थे इन ट्रस्ट और फियर। ठीक है, इंटरेस्ट और फियर की हम बात करें तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर फियर जो है वो पैदा करती हैं लोगों के अंदर, ताकि उनको परसुएट कर सकें। यानी कि एंटी स्मोक एड्स होते हैं, ठीक है, या निकोटीन हैबिट्स, जो ये लिखते हैं कि निकोटीन हैबिट्स विल शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंश्योरेंस एजेंट्स जो कि इस चीज़ से आपको डराते हैं कि आपकी फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा जब आप की डेथ हो जाएगी। ठीक है, या फिर एप्रीहेंशन उनके अंदर क्रिएट करते हैं कि उनकी डॉटर मैरिज, मतलब उनके बेटियों की जो शादी होती है उसके बारे में एप्रीहेंशन जो है वो क्रिएट करते हैं कि उनका एक अपना घर होगा। ठीक है, इसी तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फियर क्रिएट किया अमेरिकन नेशन में, ये कहकर कि जो कंट्री है उससे वो बार बार अटैक की जाएगी। ठीक है, और टेररिस्ट बाय टेररिस्ट। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा फियर जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसा इफेक्ट आप चाह रहे होते हैं उससे ऑपोजिट हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा फियर जो है वो प्रोड्यूस करना चाहें, डिवेलप करना चाहें, तो वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये इस तरह में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी ये थी कि आप जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दो कंडीशंस की बेसिस पर। एक होता है आपका थ्रेट अप्रेजल और दूसरा होता है आपका कॉपिंग अप्रेजल। थ्रेट अप्रेजल की सिचुएशन कितनी ज़्यादा थ्रेटनिंग है, और कॉपिंग अप्रेजल के आपने किस तरह उस सिचुएशन से कॉप करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मोटिवेटेड होते हैं। तो मतलब मोटिवेशन प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो हमारा फियर है वो हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब कौन सी कंडीशंस है जिनके जो हमारी फियर अपील है वो इफेक्टिव हो सकती है। तो जो पहली दो हम जो है वो हमारे एटीट्यूड को भी चेंज कर सकती हैं। मतलब जो हमने हमने टोटल 4 कंडीशंस पढ़नी है यहाँ पर। तो जो ये पहली दो कंडीशंस हैं ये हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में है, जबकि तो जो हमने लास्ट 2 पढ़नी है ये इंश्योर करेंगे कि हमारी पर्सनल कैपेबिलिटी कितनी है, जो कि हमारे परसीव्ड बिहेवियर जैसे कि कंट्रोल थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में बताया गया है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि टारगेट ऑफ द मैसेज इज कन्विंस्ड दैट द डेंजर्स मेंशन्ड आर सीरियस। मतलब जो टारगेट मैसेज था ना हमारा, उसने कन्विंस कर लिया है कि जो डेंजर बताया गया है वो सच में सीरियस है, तो उस पर हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है कि टारगेट इज कन्विंस्ड दैट द डेंजर्स आर क्वाइट प्रोबेबल। जो हमारा टारगेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जिस भी पर्सन को हम परसुएट करना चाह रहे हैं, वो कन्विंस हो जाता है कि जो डेंजर है वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है, और वो टारगेट ही ये मान जाता है, कन्विंस हो जाता है कि जो डेंजर बताया गया है वो सीरियस है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस की बेसिस पर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा टारगेट है वो कन्विंस हो जाता है दैट द रिकमेंडेशंस टू अवॉइड द डेंजर विल बी अफेक्टिव। यानी कि जितनी भी रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं हमें उस डेंजर से
बचने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए वो इफेक्टिव है या इफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। उसके बारे में जो हमारा टारगेट है वो कन्विंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी पर्सनल कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि हम उससे कि उन रिकमेंडेशंस को हम कितना मानते हैं। द टारगेट बिलीव्स दैट he or she can competently take the action, ठीक है। अब टारगेट ये बिलीव करता है कि करता है या करती है कि वो एक्शन ले सकती है, वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो टारगेट जब ये बिलीव करता है तो ये भी उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी है। अब क्या जो हमारा ह्यूमर है वो किसी मैसेज की तरफ हमारी अटेंशन, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकती है? तो हमारे 40%, अबाउट 40% जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो ह्यूमर के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ठीक है। जो पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी स्पीच लें जिसमें ह्यूमर्स हों, ठीक है। मतलब ज़्यादातर ह्यूमर्स वाली जो स्पीच होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली या परसुएड करती हैं। ये भी माना जाता है कि जो ह्यूमर है वो इफेक्टिव परसुएडर है, इसीलिए उसको रेगुलरली रिकमेंड किया जाता है, इसीलिए उसको स्पीच में भी मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ये लोगों की जो अटेंशन है उसको भी इंक्रीज करती है। मतलब अब आप अगर सीरियस स्पीच कर रहे हैं तो उसकी तरफ आपकी अटेंशन इतनी नहीं जाएगी जितनी एक ह्यूमर फुल स्पीच की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ आपकी अटेंशन जाती है। ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं जो कि उनको हंसाना चाहे, ठीक है, उनको सुनना चाह रहे होते हैं। इस तरह के जो परसुएडर्स हैं वो उनकी लाइकेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब उनको पसंद भी ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स अगर हमारे अगर हमारे मज़ाहिया अदाकारों की हम बात कर लें, ठीक है, हमारे मज़ाहिया जो एक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमरफुल एक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो भी हमें इसी तरह परसुएड करते हैं, उनकी लाइकेबिलिटी भी हमारी, हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमर जो है वो कंटेंट से रेलिवेंट भी होना चाहिए, मतलब इस तरह ना हो कि बेतुका हो, वो कंटेंट से रेलिवेंट भी होना चाहिए, ताकि वो हमारी जो फ्लो है हमारी बात के अंदर उसको डिसरप्ट ना करे, उसे डिस्टर्ब ना करे। कभी कभार जो जोक्स हैं वो इतने ज़्यादा फनी हो जाते हैं कि लोग उन्हें याद नहीं रख पाते, या कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह के जोक्स होते हैं, इतने फनी होते हैं कि लोग उनको हमेशा, मतलब उनके माइंड में रहती है, बट उनका जो एक्चुअल मैसेज होता है ना वो याद नहीं रख पाते, ठीक है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे जोक्स होते हैं कि उनको हम याद नहीं रखते, ठीक है, बट कभी कभार जोक्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम याद रखते हैं, बट उनका जो एक्चुअल मैसेज होता है ना, मतलब जोक तो हमने उस मैसेज से रिलेट करके हमने किया, बट जो एक्चुअल मैसेज है उसको लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बिलीव किया जाता है कि जो कंटेंट है उससे रिलेटेड ह्यूमर भी होना चाहिए, ठीक है, उससे उसका उससे आउट साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इररेलेवेंट ह्यूमर होगा तो वो पेरिफेरल रूट होगा और हो सकता है कि वो रिमेम्बर ना कर सके पर्सन। वन साइडेड और टू साइडेड मैसेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, इसमें उन्होंने यूएसए में काम किया और आर्मी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में होवलैंड और उसके कलीग्स ने काम किया था 1949 में। जब नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया तो उन्होंने ये चाहा कि यूएसए के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि जो पैसिफिक में वार है जापान के अगेंस्ट वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। उन्होंने जो दोनों काइंड्स ऑफ मैसेजेस यूज किए, वन साइडेड और टू साइडेड, उन दोनों ने जो है वो कन्विंस किया सोल्जर्स को, बट ये रिसर्च ने शो किया, मतलब उन्होंने दोनों मैसेजेस यूज किए, वन साइडेड और टू साइडेड, बट रिसर्च ने ये शो किया कि वो मैसेजेस ज़्यादा क्रेडिबल थे, जो कि अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी बताए गए जिसमें, ठीक है, यानी कि वो मैसेजेस ज़्यादा परसुएटेड थे, वो ज़्यादा क्रेडिबल थे, जो उनमें अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी थी। इसने ये शो किया कि जो टू साइडेड मैसेजेस होते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसमें लोग जो है वो इनिशियली जो है वो एग्री नहीं कर रहे होते मैसेज से,
ठीक है। और जबकि लेटर रिसर्च मतलब इसके बाद भी काफ़ी रिसर्चेज हुई और उन्होंने ये बताया कि जो टू साइडेड मैसेजेस होते हैं वो सिर्फ इसलिए इफेक्टिव नहीं होते कि इनिशियली कोई पर्सन डिसएग्री कर रहा है तो बाद में वो मैसेज पे एग्री कर जाएगा जब उसको अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स पता चलेंगी, बट वो पर्सन जो वेल इन्फॉर्म्ड है या जो आगे जाकर अपोजिंग व्यू पॉइंट्स देखेगा, ठीक है, वो भी उसके लिए भी टू साइडेड मैसेजेस काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में जो ऑपोजिशन के जो व्यूज़ होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव हैं या आप सही जगह पर हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एटीट्यूडिनल इनोक्यूलेशन, ठीक है। एटीट्यूडिनल इनोक्यूलेशन यानी कि आपका जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है उसका एक वीक वर्जन है। आपकी जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट आपने जनरेट किया है वो एक वीक वर्जन है और वो डिफेंस जो डिफेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, जिससे फ्यूचर के जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो डिफेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। जो आपने अपोजिंग आर्ग्यूमेंट बनाया है उसका वीक वर्जन है और वो आपको हेल्प करेगा कि जो फ्यूचर के अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आपके डिफेंस को स्टिमुलेट करे, आपको मोटिवेट करे कि आप उसके अगेंस्ट डिफेंसिव हों, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वीक वर्जन था और उसने आपको स्टिमुलेट किया कि आप डिफेंसेस शो करें जो फ्यूचर में अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो ये होती है एटीट्यूडिनल इनोक्यूलेशन, ठीक है। इसमें हम किसी को इम्यूनाइज कराना यानी कि किसी को एनर्जेटिक करना किसी भी चेंज के बारे में, जो चेंज आया है ये हमेशा हेल्दी नहीं होता। इस रीज़न के लिए कि लोग जो हैं उनको आउटसाइड जितने मतलब जो बाहर के जितने भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके लिए वो ओपन होते हैं, ठीक है। ये हमेशा ही हेल्दी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी को एनर्जेटिक बनाएं किसी भी चेंज के बारे में, ठीक है। तो अब क्या रिपीटिशन जो है वो हमारी परसुएशन की जो पावर है उसको इंक्रीज करती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हम रिपीटेडली देख रहे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमारी जो परसेप्चुअल फ्लुएंसी है ना वो इंक्रीज होती है। परसेप्चुअल फ्लुएंसी यानी कि उसके बारे में जो हमारे मतलब वो जो स्टिमुलस है ना जिसको हमने रिपीटेडली देखा है, जिसके बारे में हमारी परसेप्चुअल फ्लुएंसी हुई है, ठीक है, वो जो स्टिमुलस है उसके बारे में हम इजीली जो है उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। रेपिटेशन जो है इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है स्टिमुलस पर, जो कि मतलब अगर इनिशियली कोई स्टिमुलस है और वो नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। मतलब जो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट है ना ये हमारे अंदर पॉजिटिव जो है वो परसेप्शन डालता है, ठीक है, कि कोई चीज़ हमारे सामने रिपीटेडली एक्सपोजर उसके साथ किया है, ठीक है, तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव परसेप्शन डालता है। बट रिपीटिशन में जब हम कोई इनिशियली किसी नेगेटिव चीज़ को परसीव करते हैं, कोई स्टिमुलाई नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है। रेपिटेशन हमारी लाइकिंग को भी इंक्रीज करती है किसी भी स्टिमुलाई के लिए जो स्टिमुलाई इनिशियली पॉजिटिव था या न्यूट्रल था, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो कि पहले नेगेटिव था। तो रेपिटेशन हमारी उसके लिए लाइकिंग भी इंक्रीज करती है जो कि न्यूट्रल परसीव किया गया है या फिर पॉजिटिव परसीव किया गया है। रेपिटेशन जो है वो हमारी लाइकिंग भी किसी एक हद तक इंक्रीज करती है। मतलब अगर आप एक ही चीज़ की बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं तो हम उसको डिसलाइक भी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर हम रेपिटेशन वेरिएशन के साथ करें तो वो हमारा जो किसी चीज़ की तरफ डिसलाइकिंग है उसको ओवरकम भी कर सकती है। उसके बाद ऑडियंस वेरिएबल्स की बात करें कि ऑडियंस जो है वो किस तरह हमारी परसुएशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो ऑडियंस का गुड मूड होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये सब परसुएशन को अफेक्ट करते हैं। ऑडियंस वेरिएबल्स में सबसे पहले हमने गुड मूड की बात की, तो गुड मूड जो है वो हमारी परसुएशन को इंक्रीज करता है। इसका एविडेंस है कि अ, जो एटीट्यूड चेंज है
उन लोगों में जो कि मतलब एक स्नैक शॉप है, ठीक है, और उस पर स्नैक्स खा रहे हैं, उनका उनके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड चेंज होगा। साथ में वो मतलब प्लेजेंट म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ठीक है, और साथ वो खा रहे हैं, तो उनका ज़्यादा एटीट्यूड चेंज होगा। ये इंडिकेट करता है कि जो अच्छा मूड है वो हमारी परसुएशन को इंक्रीज करता है। जो अच्छा मूड है वो हमारी परसुएशन को इंक्रीज करता है। उसके बाद पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, और सेकंड क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें हम किसी भी स्टिमुलाई को नेचुरली अकरिंग स्टिमुलाई को जो है वो पेयर कर देते हैं, ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। सेकेंडली कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच है, जिसमें फीलिंग एज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच आ जाती है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अप्रोच ये होती है कि एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने एक ऐड देखा है और उसको कहा जाता है कि उस ऐड को उसने इवेल्युएट करना है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर, अपने एटीट्यूड्स और अपनी नॉलेज की बेसिस पर। और कंज्यूमर को मतलब जो भी पर्सन होता है उसको कहा जाता है कि फिर उसने जो है वो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि वो लोग जो पॉजिटिव मूड में होते हैं वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं कि वो परसुएड हो जाएंगे। और ये अप्रोच ये सजेस्ट करती है कि वो लोग जो कि पॉजिटिव मूड में होते हैं वो एक्सटेंसिव जो प्रोसेसिंग होती है ना, मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा खींचा तानी नहीं करेंगे, मतलब एक बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे, उसमें कम इंगेज होंगे, जो कि पॉजिटिव मूड है। बट जो नेगेटिव मूड है वो ये सिग्नल करता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंट में कुछ गलत है, और वो उनको ट्रिगर करता है कि वो ज़्यादा प्रोसेसिंग करें, ताकि वो ये देखें कि कौन सी चीज़ है, कौन सी एक्शंस हैं जो नेसेसरी हैं, जो चाहिए होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मतलब जो खुश लोग होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि हर चीज़ फाइन है। मतलब नेगेटिव मूड में है तो हम ये किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई बात हम ढूंढ लेंगे, बट जो खुश लोग होते हैं वो फिर हर चीज़ को ठीक तरह से परसीव करते हैं। मोर ओवर वो अपना हैप्पी मूड मूड जो है उसको मेंटेन रखते हैं। हैप्पी मतलब वो लोग जो खुश होते हैं वो पेरिफेरल रूट को यूज़ करते हैं, और जो अनहैप्पी लोग होते हैं वो सेंट्रल रूट को यूज़ करते हैं। इसलिए जो मतलब जो खुश लोग होते हैं उनको ज़्यादा सस्पेक्टेबल, उनको ज़्यादा समझा जाता है कि वो परसुएड हो जाएंगे। मतलब अगर उन्हें थोड़ी सी भी जो है वो खुशी नज़र आए, तो वीक क्यूज भी हों, तो उसमें वो परसुएड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्वॉल्वमेंट। तो दो तरह की इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, मतलब डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं परसुएशन पर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स हैं जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं परसुएशन पे। सबसे पहले आ जाती है इशू इन्वॉल्वमेंट। ये इन्वॉल्वमेंट ये इंडिकेट करती है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उसका जो भी आउटकम है, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसके कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस होंगे उसके खुद के लिए। इशू इन्वॉल्वमेंट क्या है? ये इन्वॉल्वमेंट ये कहती है कि आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसका कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई कंसिक्वेंस हमारे ऊपर ज़रूर होगा। तो इसका ये जो है वो सेंट्रल रूट लेता है। इशू इन्वॉल्वमेंट जो है वो सेंट्रल रूट लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रेशन रेलिवेंट इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में जो पर्सन है वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि उनका ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो दूसरे बहुत गौर से सुन रहे होंगे या बहुत ज़्यादा उसको थॉरोली देख रहे होंगे उसके रिस्पॉन्स को, जिसकी वजह से सोशल अप्रूवल भी हो सकता है या डिसअप्रूवल भी हो सकता है। तो इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ये पेरिफेरल रूट लेती है, ठीक है। और इस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं वो हमारे सेल्फ के साथ मतलब हाईली जो रेजिस्टेंट होते हैं ना चेंज की तरफ, मतलब वो लोग जो चेंज की तरफ हाईली रेजिस्टेंट हैं, चेंज नहीं करते, ठीक है, अपने एटीट्यूड्स, ठीक है, उससे एसोसिएट करती है। और अगर ऐसा है कि कोई इशू जो है वो रेलिवेंट है, यानी कि पर्सनल है कोई इशू,
आपके साथ खुद का आपका पर्सनल कोई इशू है, तो जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादा परसुएड हो जाती है जब कोई अच्छी रीजंस जो हैं या अच्छे आर्ग्यूमेंट्स उन्हें दिए जाएं। इसके बरक्स अगर हम इस चीज़ को देखें कि मतलब अगर हमारी जो ऑडियंस है वो ये देखे कि किस तरह उन्हें जज किया जाएगा, तो फिर वो ऐसे स्पीकर से परसुएड होते हैं, मतलब वो उस मैसेज से परसुएड होते हैं, ऐसे स्पीकर से परसुएड होते हैं जो पॉपुलर हो, जो अट्रैक्टिव हो या जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, तो उससे वो ज़्यादा परसुएड हो जाते हैं जब वो ये देखें कि किस तरह उन्हें जज किया जाएगा। ठीक है, तो जो इम्प्रेशन रेलिवेंट इन्वॉल्वमेंट है ये पेरिफेरल रूट लेती है, और जो इशू इन्वॉल्वमेंट है ये सेंट्रल रूट लेती है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है नीड फॉर कॉग्निशन का। नीड फॉर कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि किस हद तक कोई पर्सन जो है वो एफर्टफुल थॉट्स में इंगेज होगा, मतलब वो क्या प्रेफर करेगा कि वो एफर्टफुल थॉट्स में इंगेज हो। जो लोग नीड फॉर कॉग्निशन में हाई होते हैं वो सेंट्रल रूट लेते हैं। ठीक है, मतलब जिनके अंदर हाई नीड फॉर कॉग्निशन है वो सिर्फ ये नहीं देखते कि उन वो जो मैटर कोई भी मैटर जो है वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो ये भी देखते हैं कि मतलब उनके अंदर जो है वो एफर्टफुल थॉट की डिज़ायर होती है, इसलिए वो कॉग्निटिव चैलेंजेस की तरफ भी जाते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ भी ढूंढते हैं जो उनको कॉग्निटिवली मेंटली चैलेंज करे। ठीक है, वो सिर्फ उस मैटर को अपने लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं देखते, अपने लिए चैलेंजिंग भी देखते हैं। और वो लोग जिनका नीड फॉर कॉग्निशन लो होता है वो मेंटल शॉर्टकट्स लेते हैं, पेरिफेरल रूट लेते हैं, इसलिए उनका एटीट्यूड चेंज भी इजीली हो जाता है। उसके बाद आ जाती है एज और लाइफ स्टेज। जो हमारे इम्प्रेशनेबल ईयर्स होते हैं ना, कॉर्नेस्क और एल्विन ने कहा था 1989 में कि उन लोगों मतलब वो यंग लोग जिनके अंदर मतलब उनके अंदर परसुएशन कॉज की जाती है कि उनका पहला जो एक्सपोजर है वो क्या होगा, उनके अंदर ज़्यादा सस्पेक्टेबिलिटी समझी जाती है। मतलब कॉर्नेस्क और एल्विन ने ये कहा था कि वो यंग लोग जिनका पहला एक्सपोजर होता है किसी भी सोशल या पॉलिटिकल इशू के बारे में, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा सस्पेक्टेबिलिटी होती है कि वो परसुएड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्टेंस हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज़ की। वाइजर और कॉर्नेस्क ने इन्होंने 6 सर्वे कंडक्ट कराए। ठीक है, 8500 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे उनके पास, और उन्होंने मेजर किया कि एटीट्यूड चेंज कितना होगा सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ की तरफ, इश्यूज़ किस तरह के, इंटरनेशनल अफेयर्स, क्राइम, रेस, इस तरह के इश्यूज़ की तरफ। उन्होंने ये इंडिकेट किया कि एटीट्यूड चेंज ज़्यादा होता है यंगर और एल्डरली जो लोग होते हैं ना उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर ट्रांजिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि वो मूव ज़्यादा, ट्रांजिशन यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी मूव कर जाते हैं। बट जो मिडिल एज्ड एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते। ठीक है, तो जो एटीट्यूड की स्ट्रेंथ है वो डिटरमिन की जाती है इंफॉर्मेशन से कि कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है आपके पास, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी। ठीक है, ये आपकी एटीट्यूड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती है। आपकी जो एटीट्यूड की इंफॉर्मेशन होती है और जो आपकी परसीव्ड नॉलेज होती है, ठीक है, यानी कि एक एटीट्यूड के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है और आपने कितनी नॉलेज परसीव की है, ये इंक्रीज होती है अर्ली एडल्टहुड से और 50 तक पीक करती है और 65 पे कम होती जाती है। और वो लोग जो कि एडल्ट ईयर्स में होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, इसलिए वो चेंज की तरफ भी रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल प्रोसेसिंग की बात कर लें, परसीव्ड मैसेजेस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स टू परसुएशन। दो तरह के रूट्स हैं, सेंट्रल रूट है, पेरिफेरल रूट है। सेंट्रल रूट होता है कि केयरफुली स्क्रूटनी ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू टर्मिनेट्स मैरिट्स, मतलब जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, उसको केयरफुली हम देखते हैं
और हम देखते हैं कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसको हमने डायरेक्टली देखा है, केयरफुली ऑब्जर्व किया है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने डिटरमिन किया है उसके मेरिट्स को, ठीक है, उसके एडवांटेजेस को। पेरिफेरल रूट ये होता है कि आपने किसी भी कोई भी एक्सीडेंटली इंफॉर्मेशन आपको मिली है, क्लू मिला है आपको, ठीक है, या सिंपल रूल ऑफ थंब आपने यूज किया है और आप उन पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अक्कर होता है वो इस तरह होता है, सेंट्रल रूट तब होता है जब आपका पर्सनल मैसेज हो, जब आपका नीड फॉर कॉग्निशन ज़्यादा हो, आपका मूड न्यूट्रल हो, आपका जो कम्युनिकेटर है वो नॉर्मल रेट पर बात कर रहा हो। और पेरिफेरल रूट तब ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब मैसेज इररेलेवेंट हो, जब नीड फॉर कॉग्निशन कम हो, जब आपका पॉजिटिव मूड हो, ठीक है, तो आप पेरिफेरल रूट की तरफ जाते हैं। जब आपका कम्युनिकेटर जो है वो कभी किसी टॉपिक पर बात करें, कभी किसी टॉपिक पर बात करें, या जो बहुत फास्ट स्पीड पर बात कर रहा हो, तो तब भी आप पेरिफेरल रूट यूज़ करते हैं। सेंट्रल रूट आप न्यूट्रल मूड पर यूज़ करते हैं, पॉजिटिव मूड पर आप पेरिफेरल रूट यूज़ करते हैं। आपके एटीट्यूड पर क्या इफेक्ट होता है? सेंट्रल रूट जब आप लेते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट आपका एटीट्यूड होता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आप रेजिस्टेंट होते हैं, बिहेवियर्स के लिए आप प्रेडिक्टिव होते हैं। जब आप पेरिफेरल रूट यूज करते हैं तो आपका एटीट्यूड वीक होता है, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की तरफ आपकी सक्सेस सस्पेक्टेबिलिटी होती है, और आप प्रिडिक्टिव बिहेवियर को नहीं यूज करते, या आप प्रिडिक्टिव बिहेवियर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।